डेफिनेशन हमें क्या कहती है, मीटर की डेफिनेशन कहती है कि हमारे पास में ना कोई एक एटम है, कोई भी एक एटम होता है। इस एटम के पास में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके बाकी की जो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, इन एनर्जी ऑर्बिटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये स्पेसिफिक एनर्जी ऑर्बिटल्स में ही रहते हैं, मतलब ये हर कहीं नहीं रह सकते। अगर मैं कहूँ कि ये वाली आपकी, अभी तक आप लोगों ने के एल और एम ये तो पढ़ रखा है 9th में, ठीक है। अगर जो कोई भी इलेक्ट्रॉन के शेल का होगा, मतलब वही उसका घर है, वो के में ही रहेगा, उसकी एनर्जी के शेल के साथ में ही ऑक्यूपाई होती है, उसी से मैच करती है। कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एल में होते हैं, तो मतलब उनकी एनर्जी लेवल उसी के साथ मैच कर रहा है, तो वो उसी के अंदर रहते हैं। कुछ है जो एम के अंदर है, कुछ एन के अंदर है, तो जिसका जो एनर्जी लेवल होता है वो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही रहता है, उस पर्टिकुलर एनर्जी ऑर्बिटल में रहता है। अब क्या हुआ, अब हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमने बाहर से कोई एक एक्सटर्नल एनर्जी दे दी, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर से एक्सटर्नली दिया हमने, या तो उसको हीट किया या फिर कोई कुछ भी, मतलब एक्स वाई जेड फ्रिक्शन भी किया। मैंने कहा ये कोई पेन है मेरे पास में, मैंने इसको बाहर से ऐसे फ्रिक्शन किया तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे एक्सटर्नली एक एनर्जी दे दी। जब हम एक्सटर्नली एनर्जी देंगे तो इसके पास में एनर्जी आ गई, जैसे ही एनर्जी आएगी ये क्या होगा, इस वाली ऑर्बिटल को छोड़ के दूसरी ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो ये दूसरे एनर्जी लेवल में आ गया। लेकिन ये दूसरे वाले एनर्जी लेवल में फुल टाइम नहीं रहता, ये कुछ टाइम तक वहां रहता है, फिर वापस अपनी एनर्जी लेवल में आता है। जब ये वापस अपने एनर्जी लेवल में आता है तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके ये यहाँ पे गया था उस एनर्जी को रिलीज करता है। कुछ क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आके बैठ गया था, अब जब ये वापस आएगा अपनी एनर्जी ऑर्बिटल में तो ये यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज करता है जिसे हम एच न्यू के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम फोटॉन्स के नाम से, मतलब कोई एक एनर्जी है जो रिलीज कर रहा है। अब ये जो एनर्जी है ये ऐसे हो सकती है, ग्रीन कलर की लाइट, ये रेड कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट, ब्लू कलर की लाइट, अलग अलग हो सकती है। अलग कैसे होगी भाई, इस वाली एनर्जी ऑर्बिटल से इस पे आ रहा है तो यहाँ अलग कलर आ रहा है, इससे इसमें आ रहा है तो अलग कलर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है तो अलग कलर आ रहा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे के एल एम एन है ना, वैसे ही एस पी डी एफ ऐसे ये सेल्स होती हैं, ये भी एनर्जी लेवल्स ही होते हैं। तो हमने एक क्रिप्टॉन के एटम को लिया, क्रिप्टॉन कौन सा, क्रिप्टॉन 86 जो है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना कि बहुत सारे आइसोटॉप्स एंड ऑल ये सारे प्रेजेंट होते हैं, तो हम सामने उसका स्पेसिफिकेशन लिख देते हैं कि हाँ क्रिप्टॉन 86 अपने पास में है। क्रिप्टॉन 86 हमने ले लिया, और क्रिप्टॉन 86 में अगर बाहर से हम एनर्जी देंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका ट्रांजिशन होगा एक एनर्जी ऑर्बिटल से दूसरी एनर्जी ऑर्बिटल में, फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी एनर्जी ऑर्बिटल में आएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो जब क्रिप्टॉन में कहां से कहां ट्रांजिशन होता है, 2p10 से 5d5 जो लेवल है एनर्जी लेवल, उनमें जब ट्रांजिशन होता है तो ऑरेंज कलर की लाइट निकलती है, और जो ये ऑरेंज कलर की लाइट निकलती है, ये लाइट निकलेगी तो हमें पता है जो भी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब उसका वेव नेचर होता है। क्लास 10th में पढ़ा था, लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, डुअल नेचर होता है। वेव नेचर है इसका मतलब ये कुछ ऐसे ऐसे चल रही है, वेव है मतलब इसकी वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ क्या होगी, एक क्रेस्ट प्लस एक ट्रफ, इसको हम एक वेवलेंथ बोलते हैं, दिस इज वन वेवलेंथ। हम कह रहे हैं कि जब क्रिप्टॉन 86 में ये ऑरेंज कलर की लाइट निकलती है तो ये ऐसे ऐसे वेव्स बनाती है, और जो 1 मीटर का डिस्टेंस होता है ना, मैंने कहा ये इतना 1 मीटर का डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं, इस 1 मीटर के अंदर उसकी जो ये वेवलेंथ बनती है ना, उनका नंबर ये होता है 1650763.73। तो अगर इतनी वेव्स बन रही है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये वेव है 1 और 2, 2 है,
हम इन दो को 1 मीटर मान रहे हैं, दो को 1 मीटर मान रहे हैं, तो जब भी कोई दो वेवलेंथ आ जाएगी मतलब 1 मीटर हो गया, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। जो हमने स्टैंडर्ड लिया वो क्या कितना लिया, 1650/76 3.73। इतनी वेवलेंथ जितने डिस्टेंस में समाती है, जितने सेपरेशन में इतनी वेवलेंथ आती है, वो 1 मीटर का डिस्टेंस होता है। अब कोई कह सकता है कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो भैया चीजों को, मीटर स्केल ले लो उससे ही नाप लिया करो, ऐसे क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन। इतना कॉम्प्लिकेशन इसलिए क्योंकि कल मैंने आपको बताया था 5000 साल में 1 सेकंड का वेरिएशन आया। हमें चाहिए ना कि स्टेबल रहे, आगे लंबे टाइम तक उसमें कोई वेरिएशन नहीं आए। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था आपको कि स्पेसिफिकेशंस क्या है, कि भाई बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूस हो जाना चाहिए। भाई क्रिप्टॉन इजीली मिल जाता है, क्रिप्टॉन को आप इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन की ऑरेंज रेड लाइट को निकालो, इतनी वेवलेंथ काउंट कर लो और वो 1 मीटर का डिस्टेंस हो गया, तो इजीली रिप्रोड्यूसेबल है ये। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जो एक क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड फिट करने का, उनमें ये सारे फिट बैठते हैं, इसलिए हम इनको लेके चलते हैं। क्लियर है अभी 1 मीटर कितना होगा? और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हर्ष, है कोई डाउट? नहीं। वाटर का ट्रिपल पॉइंट, देखो ट्रिपल पॉइंट आप वैसे मोल भी केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, ट्रिपल पॉइंट भी आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। बाकी ट्रिपल पॉइंट आप इतना सा समझ लो कि ना, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस, मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे ये तीनों स्टेट्स क्या करती है, को एग्जिस्ट करती है। तो वो 273.16 केल्विन एक टेम्परेचर है जहाँ पे तीनों को एग्जिस्ट करेगी, उसे हम ट्रिपल पॉइंट कह देते हैं। अब इस चीज को अपन और मतलब बहुत जो डिटेल्स हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। हाँ, मतलब तीनों रहेगी वहां पे। अपना एक ग्राफ बनता है और उस ग्राफ के थ्रू ये तीनों एक ही मोल बताया था मैंने, मोल दोबारा बताना है? ठीक है। मोल हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? मोल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि हमने पर्टिकुलर कार्बन 12 या कार्बन 14 ऐसे होता है, हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे कार्बन 12 को लेके चल रहे हैं, तो हमने कार्बन 12 एटम्स लेने हैं अपने को। अब एटम तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर मैं एक एटम को लूंगी तो उसका साइज तो इतना छोटा है, आंखों से तो दिखाई नहीं देता, तो बहुत ही छोटा है। तो अगर कहीं कार्बन लेंगे, तो अगर एक पिंच ऑफ कार्बन भी हम लेंगे तो उसमें भी बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, देयर विल बी सो मेनी एटम्स। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम एक एटम ले लें या दो एटम ले लें, तो हम क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड बनाने के लिए, मोल का स्टैंडर्ड बनाने के लिए, हम जो कार्बन 12 है उसको इतना केजी लेते हैं, 0.012 kg। इतने में जितने एटम्स प्रेजेंट है, भाई ये इतना तो हम वे कर सकते हैं, हमारे पास वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन में इतना हमें पता चल जाएगा ये कार्बन है। इस कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। सप्लीमेंट्री यूनिट में रेडियन, तो हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे, मतलब जो भी अपने रिलेटेड रहेंगे, इनको सॉल्व करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, अगर डिग्री में दिया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं 60 डिग्री 70 डिग्री ऐसे एंगल को देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में कई बार हम जो डिग्री होती है उसको वैसे भी तो लेते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई पाई/2 इस तरह से भी। तो जहां पे पाई/2 वगैरह ऐसा लिखा हुआ है उसको भी आप रेडियंस में कन्वर्ट करोगे, जैसे कि हम किलोमीटर होता है तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सब चीजों को एसआई सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। तो सिमिलरली जो हमारा एंगल होगा, चाहे वो डिग्री में है, चाहे वो आप पाई/ जो होती है उसकी फॉर्मेट में है, या फिर आप कहो मिनट्स में, मिनट्स में भी होता है 1 मिनट का एंगल बन रहा है या 1 सेकंड का एंगल बन रहा है, सबको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। अभी अपन देखेंगे कि किस तरह से ये कन्वर्जन होता है। एक ये फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी आपको ध्यान रखना है।
अगर हम किसी भी ऐसे सर्किल को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास में रेडियस है और ये कोई एक पर्टिकुलर आर्क है, दिस इज द आर्क, और यहाँ पे थीटा एंगल है, तो जो थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। स्टेरेडियन जो है, स्टेरेडियन कौन सी वाली क्वांटिटी है, जो सॉलिड एंगल, मतलब हम स्पेस में ले रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे स्पेस में कोई चीज ली और उसका एंगल है तो दैट इज सॉलिड एंगल, और उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एंगल, सॉलिड एंगल। Why is the use of common units throughout the world desirable? हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था इसको, कि सब जगह पे हमें एक ही कॉमन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। मतलब हम अलग अलग भी तो रख सकते हैं, हम इंडिया में ऐसा ही रख लें, अमेरिका में सीजीएस रख लें, चाइना में एफपीएस रख लें, यूरोपियन कंट्री जो है वहाँ पे हम एमकेएस रख लें, कुछ भी तो रख सकते हैं, बट हम सब जगह पे ट्राई करते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जगह सेम ही चलता है, अपना अपना लगा सकते हैं, बट फिर भी इंटरनेशनली जो मोस्टली एक्सेप्टेड जो भी हमारा सिस्टम है दैट इज एसआई सिस्टम। तो वो हम कॉमन क्यों रखते हैं, या फिर अगर कोई कंट्री दूसरा फॉलो कर रही है तो वो खुद की कंट्री में तो पूरे में वही फॉलो करेगी। भाई जैसे हमने कहा इंडिया, तो इंडिया ऐसा नहीं होगा राजस्थान में सीजीएस लगा दे और पंजाब सरकार कह रही है हम तो एफपीएस का यूज करेंगे, ऐसे नहीं होता, वो मतलब सब एक ही करते हैं। तो ऐसा क्यों, वाई दिस इज डिजायरेबल। हाँ ठीक है, एक तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, दूसरा ट्रेड करवाने के लिए, तीसरा जो क्लास में बोले थे वही बता दो। हाँ उनके ड्रॉबैक्स भी हैं तो इसलिए भी हमें यूज करना है, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जिसके लिए हमें इसकी कॉमन सिस्टम डिजायरेबल होता है। हमने कहा एक तो कंट्रीज में ट्रेड काफी ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, दूसरा एयर ट्रेवल सेफ होगा, और तीसरा साइंटिफिक रिसर्च अच्छी हो जाएगी। एयर ट्रेवल की भी बात की थी अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। भाई हम बाकी के, पहली बात तो हमने कहा सीजीएस क्या है कि छोटा है बहुत, एफपीएस है, कन्वर्जेंस में दिक्कत आती है, ये तो एडवांटेजेस है ही है, बाकी एसआई के खुद के क्या प्लस पॉइंट्स है वो भी अपने को देखना है। तो खुद के प्लस पॉइंट में ये बहुत ही कोहेरेंट है, कोहेरेंट मतलब सेम सेम रहता है, मतलब ऐसे चेंज नहीं होता, बहुत ही स्मूथली चलता है, तो इसलिए हम इसको रखते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि रैशनल सिस्टम है, मतलब हर जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट हम हमेशा जूल देते हैं, चाहे आप हीट एनर्जी ले लो, चाहे साउंड एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब हमने जूल में पढ़ा। हमने कभी ये नहीं कहा काइनेटिक एनर्जी की अलग यूनिट है, पोटेंशियल की अलग है। लेकिन अगर मैं एमकेएस सिस्टम की बात करूं तो एमकेएस सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी हमारी जूल में कैलकुलेट होती है, हीट एनर्जी के लिए हम कैलोरी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम वाट आवर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, सेम फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट्स हैं, जबकि एसआई सिस्टम कैसा है, रैशनल है, जितनी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी सेम ही एसआई यूनिट है, अलग अलग नहीं होगी अलग अलग सिस्टम्स में। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में अलग अलग नहीं कर दी इन्होंने, सब जगह सेम ही रखी। इसके अलावा यूज ऑफ जी इज एलिमिनेटेड, मतलब जगह जगह पे ऐसा होता है ना कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको बहुत बार कंसिडरेशन में रखना रहता है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस चीज को, मतलब जो एसआई सिस्टम है उसमें बार बार उसको कंसीडर नहीं करते कि जी के केस में ऐसा होगा, जी के केस में ऐसा होगा, सिस्टम अलग है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए अलग था, एफ इज इक्वल्स टू एम जी अलग था। चलो और इसको अलग से दोबारा से बताऊंगी जब अपन जी की बात करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में। बाकी मल्टीपल और सब मल्टीपल सबको हम पावर में दिखा सकते हैं, 10⁻³ किलो के बार हिसाब से, माइक्रो करना है, मिली करना है तो मिली के लिए 10⁻³ हो जाता है, माइक्रो में 10⁻⁻6 हो जाता है।
तो ऐसे हम 10 की पावर्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एसआई सिस्टम। एनपीएल के बारे में बताया था, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो न्यू दिल्ली में है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट, ये जो भी मेजरमेंट्स है हमारे वेट एंड मेजरमेंट्स है, तो वहीं पे रखे हुए हैं सारे, और वो ही इस चीज को मेक श्योर करती है कि हमारे यहाँ सब सिस्टम सही चले। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं, जिनका बहुत बार जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो नाम भी आएगा। जैसे कि हमारे पास में एक नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नाम सुन रखा है इसका, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एयू से। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम आती है। लार्ज डिस्टेंसेस कैसे, कोई स्टार की हमें पता करनी है डिस्टेंस कितनी है, कोई दो स्टार्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस में काम आ रही है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन कैसे किया जाता है, सन और अर्थ दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या हो गया, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन। हमने यहाँ पे सन ले रखा है इसका सेंटर, दिस इज द अर्थ, इन दोनों के बीच के सेंटर का जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बताता है। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होगी, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। बस आपको ध्यान रखना है अभी कि हाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नाम से कुछ होता है, इसी चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें ही ये यूज होगी। बाकी ऐसा नहीं है कि फिर बाद में आपको लगे कि हाँ 12th पढ़ रहे हो वहां पे भी बार बार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ रही है, ऐसा नहीं होगा। चैप्टर्स अलग हो जाएंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जो आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ रहे हो उसमें एसआई यूनिट्स तो बार बार यूज होगी, बट ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ऐसा नहीं होगा कि हर चैप्टर में रिपीट हो रहा है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होगी, सन और अर्थ के सेंटर्स को मिलाने का जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद हमारे पास में लार्ज डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए है लाइट ईयर। लाइट ईयर आप लोग जानते ही हो कि एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वैक्यूम में, वो हमारा लाइट ईयर हो जाएगा। अब लाइट ईयर भी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ही है। अर्थ से कोई स्टार है, स्टार से लाइट आएगी, अब बहुत दूरी पे है तो उसको चलने में एक साल लग गया, तो जो डिस्टेंस एक साल चलने में जितना लगा उसको दैट विल बी 1 लाइट ईयर। कैसे ट्रैवल कर डिफाइन कैसे कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, लेकिन कंडीशन क्या है, वैक्यूम। मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, 10th में पढ़ा था हमने कि जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, तो इसलिए वैक्यूम हम कंसीडर करके चलेंगे लाइट ईयर के केस में। लाइट ईयर किसके बराबर है, 9.46 इंटू 10⁻15। एयू हमारा 10⁻11 में था, लाइट ईयर 10⁻15 है, इसका मतलब बड़ी यूनिट कौन सी हो गई, लाइट ईयर बड़ी हो गई। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर लाइट ईयर, और लाइट ईयर से भी बड़ी एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं पारसेक। अब पारसेक कैसे होगा, पारसेक हम कहते हैं कि हमारे पास में कोई एक सर्किल हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस सर्किल में हम एक आर्क लेते हैं, इस आर्क की जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। और इसके सेंटर से अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज 1 सेकेंड। तो ये जो रेडियस आएगी ना हमारे पास में दैट विल बी इक्वल टू 1 पारसेक, ये 1 पारसेक के बराबर आती है। तो मतलब आप सोचो जो आर्क बन रहा है, नॉर्मली हम कैसे दिखाते हैं, ये कोई भी सर्किल है, ऐसे आर्क तो छोटा सा ही होता है, रेडियस ज्यादा बड़ी होती है, इसका जो आर्क बन रहा है वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, तो रेडियस तो बहुत बड़ी हो गई, तो रेडियस बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब इससे लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट कौन हो गई, पारसेक। अब पारसेक का कन्वर्जन किस तरह से हम करेंगे, अच्छा यहाँ पारसेक का आगे होगा, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 10⁻16 मीटर। तो हमारे पास एक आया 10⁻11, दूसरा आया 10⁻15, तीसरा है 10⁻16।
तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देन दूसरे नंबर पे लाइट ईयर और तीसरे नंबर पे पारसेक। और तीनों ही यूनिट्स क्या काम आती है? लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम आती है। इसके बाद हमें एक ये क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। देखो अभी मैंने आपको ये पारसेक बताया तो मैंने कहा कि 1 सेकंड का एंगल बना रहा है। तो अब 1 सेकंड का एंगल कैसे, कितना होता है, क्या होता है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। और एसआई यूनिट में प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में प्लेन क्या, रेडियन होती है। तो मतलब हमें डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट करना है, मिनट को भी कन्वर्ट करना है और सेकंड को भी कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कि आप 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ कि कितना आएगा। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि आपको बोला गया है कि 360 डिग्री जो होता है उसमें कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री में कितना है? 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 2 पाई 60 मल्टीप्लाइड बाय 1। ऐसे ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना अपन बार बार। मतलब फिजिक्स में तो आप देखना कि जितने हम न्यूमेरिकल करेंगे सब मतलब मोस्टली न्यूमेरिकल में 80% न्यूमेरिकल्स में हम जब भी मैथ्स लगाएंगे तो ये इसी तरह के फॉर्मूले यूज करेंगे। कौन सा वाला? 10 रुपए में 2 टॉफी मिलती है तो 5 रुपए में कितनी मिलेगी? 2/10 इंटू 5। यही है सिंपली। मतलब ऐसे तो 10 में 2 मिलती है तो 5 में 1 ही मिलेगी। बहुत इजी है ये, ले है ना? तो नॉर्मली तो इजी है ये, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जब हम इसका फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं तो इस तरह की टर्म्स आती है कि समझ नहीं आता है इसको सॉल्व कैसे करें। तो उस टाइम में हम इस वाले मेथड को यूज कर लेते हैं। 10 में 2 मिलता है तो 5 में कितना मिलेगा? दिस 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर, ऐसा। तो हमने यहां पे भी क्या किया? मैंने कहा आपके पास जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में कितना होगा? 2 पाई डिवाइड बाई 360 इंटू 1, ये हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, दिस इज द रेडियन। अब अगर इसको कट भी करें तो पाई बाई 180 आता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर इसे और हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 3.15 डिवाइड बाय 180। तो हमें एक बिल्कुल स्पेसिफिक नंबर मिल जाएगा, जो भी होगा वो स्पेसिफिकेशंस मिल जाएगी। कर लेंगे हम इसको, इजी है ये। फिर हमारे पास है कि हमें 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? 1 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 60 मिनट जो होते हैं उसके अंदर 1 डिग्री होता है, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और उसमें ये दिया हुआ है। एनसीईआरटी है या फिर ये मॉड्यूल में कहीं पे भी है, बट हाँ ये गिवन है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में, नई में तो ये सारी चीजें कट गई है। नई वाली जो एनसीईआरटी है उसमें तो हमारा क्या है? सिर्फ एसआई सिस्टम है, 7 एसआई सिस्टम, डिराइव्ड यूनिट, उसके बाद डायरेक्ट हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ जाते हैं। ये जितनी बातें मैं अभी आपको बता रही हूँ वो सारी बोर्ड के परस्पेक्टिव से तो कुछ भी नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो अभी अपन पहुंचे ही नहीं है, जबकि एनसीईआरटी में तो सीधा वही है। ये क्वेश्चंस पहले हुआ करते थे बट अब नहीं है, बट अपन इनको सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो आप देखो 60 मिनट में 1 डिग्री है और 1 डिग्री में कितना रेडियन है? पाई अपॉन 180 रेडियंस है। तो हम इसको लिख सकते हैं 60 मिनट में पाई अपॉन 180 रेडियन है, लेकिन मुझे तो 1 मिनट बताना है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लगाओ, 10 रुपए में 2 मिलती है तो 5 में कितनी मिलेगी? अनुभूति सोच रही कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी मतलब इतना दिमाग क्यों लगाना था तुम्हें? कैसे करोगे? 60 में इतना मिलता है तो 1 में कितना मिलेगा? पाई अपॉन 180 डिवाइड बाय 60 इंटू 1 हो जाएगा ये। तो हमारे पास 1 मिनट आ जाएगा पाई अपॉन 180, फिर
डिवाइड बाई ये 60 है, तो इसको ऊपर लेकर आना पड़ेगा अब अपने को। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी। अब डी तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, तो हम डी कैसे कर लेंगे, डिवाइड बाय 1 ऐसे करेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन सी। तो अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 80 इंटू 1/60, यही होगा। तो हमारे पास में 1 मिनट में कितना रेडियन आ गया, पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियंस। कर लोगे इसको, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब थर्ड वाली चीज देखते हैं, थर्ड है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना होगा। एक बार खुद ट्राई करो 2 मिनट के लिए, सेम ही फॉर्मूला लगेगा। 1 सेकेंड के लिए करके देखो, नहीं होता है तो फिर मैं बताती हूँ। हो गया, सबसे हो गया, ठीक है। अब मैं करवा दूं एक बार, यहीं कर लेते हैं इसको, पहले वाले को रब करके। अब हमें पूछा है कि आपके पास में 1 सेकंड में कितने रेडियंस होंगे, ये हमें पूछ रहा है। और हमें पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ये हम लोगों ने देख रखा है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। और 60 जो 1 मिनट है उसमें रेडियन दे रखी है आपको, तो वही हो जाएगा, इतने में इतना है तो ऐसे हो जाएगा। कर लिया सबने, करवाने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है आगे चले। 1 पार्सेक को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, 1 AU अपॉन 1 सेकेंड होता है, क्योंकि 1 सेकेंड का एंगल बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, ये वाला, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। हमने कहा पार्सेक में हमने क्या किया था, आपने ये आर्क बनाया जो हमारा किस में है, AU में, और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो सेकंड में, 1 सेकंड हम लोगों को दे रखा था। अब अगर मैं थीटा देखूं 1 सेकंड, तो ये किसके बराबर होगा, ये आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होगा। और रेडियस हमारी किस में है, पार्सेक में। अब इस रेडियस को मैं इधर ले जाऊं तो ये पार्सेक हो गया, जो रेडियस है। आर्क हमारा क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1, और नीचे ये 1 सेकेंड इधर आ जाएगा। ये कितना दे रखा है हम लोगों को यहाँ पे, 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में है तो हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 AU में कितने मीटर देखे थे हमने, 1.4 इंटू 10⁻11। और 1 सेकंड में रेडियन कितने, पाई बाय 60 इंटू 60, ये 180 होगा ना, इधर 80 लिखा हुआ है, दैट इज रेडियन। बस सॉल्व करेंगे इसे और हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 पार्सेक की 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा। किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा बताऊं, क्लियर है, ठीक है। एक बार आप लोग लिख भी लीजिए, इनको जल्दी से लिख लीजिए।
हाँ हाँ बिल्कुल। आगे चलें। आगे चलें। ये तो अपने आप कर लोगे आप लोग, इसको रहने देती हूँ। वो मॉड्यूल में दिया हुआ है तो ज़रूरत नहीं है। ये वाला, ये लिख लो, 1 पार्सेक किसके बराबर होता है। वो 3.1 × 10⁻16 मीटर, डायरेक्टली वही लिख लीजिए। वो तो मैंने सिर्फ कन्वर्जन किया है कि कैसे निकाली हमने वैल्यू। रिलेशन बिटवीन AU, LY एंड पार्सेक।
हो गया। चलो ये हमारे पास में अब क्या है, डिस्टेंस को ही हम मेजर कर रहे हैं। तो हमने कहा जो बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेज होंगी वो हम लोगों ने पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, इन सब में बात कर ली। लेकिन अब सारी डिस्टेंसेस तो लॉन्ग होगी नहीं, और भी हमारे पास में डिस्टेंसेज रहती है। जैसे कि हम बहुत बार इंच की बात करते हैं, तो 1 इंच कितने मीटर के बराबर है, क्योंकि हमें तो ऐसा ही सिस्टम को फॉलो करना है। तो बहुत बार कन्वर्जन्स हम लोगों को देखने होते हैं। ये आपको फ्रिक्वेंटली यूज नहीं आएगा, कि ऐसा नहीं है कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, इस चैप्टर के बाद में भी आपको कहीं पे ये देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में ये आया हुआ है तो हम इनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं माइक्रोन की बात कर रही हूँ, तो दैट इज रिलेटेड टू द लेंथ, वो लेंथ की यूनिट होती है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्मी, तो इसका मतलब हम लेंथ की बात कर रहे हैं। मतलब ये कुछ यूनिट्स है जो हम यूज करते हैं लेंथ के लिए। इंच, फुट, यार्ड, माइल, माइक्रोन। माइक्रोन तो आप बार बार सुनते भी हो, जैसे आजकल नहीं बोला जाता वो कि प्लास्टिक की जो पॉलिथीन वगैरह बनती है तो उनका कुछ माइक्रोन साइज, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं उन पार्टिकल्स का साइज फिक्स हो गया है कि भाई इस साइज से बड़ा या इस साइज से छोटा नहीं बना सकते, जो भी उनका फिक्स है। तो वो जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स है उनका साइज माइक्रोन में होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। उसके बाद नैनोमीटर, अगर आपने नैनो का नाम सुना हो, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बार सुनते हैं हम। नैनो नाम की एक कार भी है, उसके अलावा भी बहुत जगह आजकल नैनो नैनो बहुत सुनाई देने लगा है। तो नैनो टेक्नोलॉजी मतलब नैनो मटेरियल जो भी है, जो 10⁻⁹ मीटर जितने छोटे हैं। हम कहते हैं कि अभी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम पे चल रही है, लेकिन धीरे धीरे साइंटिफिकली तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल्स एंटर कर चुके हैं, लेकिन कमर्शियली नहीं करें। लेकिन जिस दिन कमर्शियली नैनो मटेरियल्स एंटर हो जाएंगे, उस दिन हमारी जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितना इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब रिप्लेस हो जाएगा। आज के डेट में किसी के घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखता है क्या? रिप्लेस हो गया ना। तो आप कभी भी सोच के चल लो कि ये जो अभी हम चीजें देख रहे हैं वो सारी कभी भी रिप्लेस हो सकती है। जैसे अभी सोलर सेल है, फिक्स होती है घर के ऊपर, अच्छी खासी भारी होती है। मैं कहूँ कि हर्ष 2 सोलर सेल उठाओ और दूसरी वाली छत पे ले जाके रख दो, तो वो कर देगा क्या? नहीं हो पाएगा। लेकिन नैनो मटेरियल से जो सोलर सेल बनेगी वो कैसी बनेगी? ऐसे पन्ने जैसी। जो हमारा नॉर्मल ये पेपर होता है, आप उसको ऐसे फोल्ड करो, अपने बैकपैक में रख लो, और फिर जहां जा रहे हो वहां पे उसको खोलो, सूरज से रोशनी गिरेगी, आप अपना फोन चार्ज कर लिए। आपको लगता है यार हमारा तो फ्लैट है, हमारे तो ऊपर छत भी नहीं है, तो हमारे खिड़की के पास में जो दीवार है वहां सोलर सेल चिपका दो। ये सब पॉसिबिलिटीज है बिकॉज ऑफ द नैनो मटेरियल्स। तो इन पे काम है। देन हमारे पास में आता है एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन और भी छोटा है, 10⁻⁻10 मीटर पे हम जब बात करते हैं। ये सब चीजें हमें विजिबल नहीं होगी नेकेड आइज से, इनके लिए हमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है, उनकी हेल्प से हम इन्हें देख सकते हैं। देन फर्मी। फर्मी और भी बहुत छोटा है, जैसे हम कहते हैं जो एटम्स वगैरह होते हैं हमारे, जो न्यूक्लियस होता है, इन सब का जो साइज होता है वो 10⁻⁻14 वाली जो रेंज है उसमें लेके रखते हैं। तो 10⁻⁻15 मतलब हम न्यूक्लियस और एटम्स तक की बात कर रहे हैं, इतने छोटे साइज पे पहुंच गए। तो बड़ी यूनिट्स में एस्ट्रोनॉमिकल, पार्सेक, ये सब हो गई। नॉर्मल यूनिट हमारी कौन सी हो गई? मीटर हो गई, किलोमीटर हो गई, ये सब नॉर्मल हो गए। उसके बाद इंच, फुट, ये भी नॉर्मल ही है। बाकी छोटी यूनिट्स देखें तो माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी। 10⁻⁻18 भी होता है, वहां तक भी माइक्रोस्कोपी पहुंच चुकी है, तो उतना भी मटेरियल्स दिखाई देते हैं। आगे हमारे पास में बहुत ही कम, मतलब जो सबसे छोटा हमारा मेजरमेंट है वो कौन सा है? दैट इज 1 बार्न। ठीक है, 1 बार्न कितने के बराबर होता है? -28 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब एरिया की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। तो ये सबसे छोटा हमारे पास में है। तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस आर यूज्ड इन बार्न, तो उनके लिए ये यूनिट हो, जो मतलब कहीं पे लिखा हुआ होगा तो एटलीस्ट यू विल हैव दिस इन योर माइंड कि यहाँ पे बार्न है, इसका मतलब ये क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, ये एरिया की बात कर रहा है, ये सबसे छोटे एरिया की बात हो रही है यहाँ पे।
अदरवाइज नाम नहीं सुना हुआ होगा तो हो सकता है कि दिमाग में ऐसा है ये क्या होता है क्या होता है, हम डिक्शनरी देख रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो सब चीजें नहीं रहेगी, वी विल हैव समथिंग इन आवर माइंड। इसके अलावा एरिया के लिए ये तो छोटी यूनिट हो गई, बार्न तो बड़ी यूनिट्स भी होती है, जैसे कि एकड़ होती है, एयर होता है, हेक्टेयर होता है, तो ये सारी हमारी एरिया की बड़ी यूनिट्स है। नेक्स्ट वी हैव द मास। मास में भी बहुत छोटी यूनिट्स भी हैं और बहुत बड़ी यूनिट्स भी है। अगर हम बात करें टन की, तो एक टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम। टन तो सुन रखा है, ठीक है। क्विंटल सुना है, कितना होगा उसमें, 100 kgs होते हैं, तो टन हो गया, क्विंटल हो गया। स्लग नहीं सुना होगा, स्लग में होते हैं 14.5 kg, तो दिस इज स्लग। कहीं पे स्लग भी लिखा होगा तो यू विल हैव कि दिस इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है, नहीं, वेट और मास अलग होते हैं फिजिक्स में, मास की, ठीक है। तो मास की यूनिट है हमारे पास स्लग। उसके बाद एलबी, एलबी कितना है, 0.4536 kg। कई बार ऐसे नहीं होता, मतलब आप लोग तो क्यों ही देखोगे, हमारे जैसे मोटे लोग देखते हैं, वो अपनी वो बीएमआई वगैरह हम जब चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है, हाइट कितना है, फिर हम बताएंगे कि तुम ओवरवेट, मतलब वैसे तो हमें पता है हम ओवरवेट हैं, बट फिर भी मोबाइल में चेक करते हैं ना, तो वहां पे केजी में नहीं आके हमारा मास किस में आता है, एलबी में आता है, तो पता नहीं चलता ये एलबी क्या है, बट फिर हम गूगल पे जाके उस एलबी को कन्वर्ट करते हैं केजीज में, तब जाके कंफर्म होता है कि हाँ हमारा ये इतना इतना मास बता रहा है ये। चलो, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास हमारी है चंद्रशेखर लिमिट, ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी जो सबसे मास की यूनिट है दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। क्या होती है चंद्रशेखर लिमिट, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। सन का भी 1.4 टाइम्स है, तो इतनी बड़ी जो मास की यूनिट है दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। नेक्स्ट, सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी होती है एटॉमिक मास यूनिट। नाइन्थ में सुन रखा है इसके बारे में, तो अच्छा आज ही सुना है, ओके हाँ। तो एटॉमिक मास यूनिट है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इसको पहले के जमाने में एएमयू लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अभी इसका ये चेंज होके हम सिर्फ यू लिखते हैं। मतलब जब हम पढ़ते थे तो हम एएमयू लिखते थे, बट आजकल यू लिखा जाने लग गया। अब आप पढ़ रहे हो तब भी एएमयू तो है ही साथ में, बट साथ में यू भी लिखा हुआ आ रहा है, तो इस तरह से इसको चेंज कर दिया गया है। कैरेट भी सुन रखा होगा आप लोगों ने, गोल्ड वगैरह, तो उसमें आपके, या फिर जो डायमंड्स होते हैं तो उनको 1 कैरेट 2 कैरेट इस तरह से हम बोलते हैं, तो दैट इज 200 मिलीग्राम्स। छोटी बड़ी दोनों यूनिट हो गई। प्रेशर की यूनिट होती है बार, मिली बार, टोर, ये सारी चीजें हम, एक हमारा चैप्टर आएगा क्लास 11th में जिसमें हम पढ़ेंगे सबके सब, कि ये बार वाली भी आएगी, मिली बार भी आएगा, टोर भी आएगा, ये सब आएगा। ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे प्रेशर की, पैस्कल। पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट है, उनके ऑनर में प्रेशर की ऐसा यूनिट इज पास्कल। बाकी डिराइव्ड यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे डिराइव किया, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो 11th में मोस्टली 9th के कॉन्सेप्ट है, अगर हम 12th में जाते हैं तो 10th के हैं। हो गया, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स न्यूटन है, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर, तो इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। एटमॉस्फेरिक यूनिट भी होती है एक हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। देन प्रीफिक्सेस जो 10 के हैं वो कैसे चलेंगे, जैसे ये सब देखे ना अभी हमने, 10⁻⁻9 को नैनो बोलते हैं, -6 को माइक्रो, -3 को मिली, -2 को सेंटी। हमारे पास में कहा है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो हम इंटू 10⁻⁻2 कर देते हैं, यही किया जाता है सेंटीमीटर वाले में। फिर अपने पास में डेसी, ये -1 रहेगा। 12, -12 को पीको कहते हैं, 10⁻⁻15 फेम्टो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव यूनिट्स। पॉजिटिव यूनिट्स में क्या आ जाएगा, डेका, हेक्टो, किलो। ये किलो तो पता है 1000 होता है तो हम किलो बोलते हैं। देन मेगा, गीगा, टेरा, ये गीगा टेरा ये सब हम उसमें भी पढ़ते हैं कंप्यूटर में।
ये यूनिट्स हमारे पास में। देन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, देखो जो लेंथ का मेजरमेंट है उसके हमारे पास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके के मेथड होते हैं। भाई हम एक तो डायरेक्ट मेथड होता है जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप बताओ इसकी लेंथ कितनी, या फिर मैंने कहा इसकी लेंथ कितनी है आपको बताना है, तो आप एक मीटर स्केल लोगे, आपके पास जो भी स्केल होगा आप इसको माप के मुझे बता दोगे भाई ये 10 सेंटीमीटर है, 12 का है, 13 का है, जो भी है। नॉर्मल मेथड है हमारा, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है। लेकिन हो सकता है कि मैंने आपसे कहा कि अब आप मुझे ना ये बताओ इसकी ये विड्थ कितनी है, या फिर मैंने आपको कह दिया कि आप मुझे बताओ कि ये जो पेपर है आपका कॉपी का, उसका जो आपके पास में ये है थिकनेस जो है वो कितनी है। तो अब ये तो मीटर स्केल से नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देन वी यूज द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर कैसा दिखता है, वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो दिखाई देता है आपको। क्लास 11th में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज दोनों के प्रैक्टिकल भी करने होते हैं। तो जो पहला वाला टर्म आएगा, मतलब जो हाफ ईयरली से पहले प्रैक्टिकल्स होंगे, उनमें वर्नियर कैलिपर से आपको डिस्टेंसेस मेजर करनी होगी और स्क्रू गॉज से। अब इनमें क्या क्या प्रैक्टिकल होता है, वर्नियर कैलिपर में देखो ये हमारे आउटर डायमेंशन के जो है, तो मैंने कहा जैसे कि ये मेरे पास में कोई एक चीज है, मुझे इसकी लेंथ पता करनी है, तो मैं क्या करूंगी, इस वर्नियर कैलिपर में यहाँ एक स्क्रू लगा हुआ होता है, इस स्क्रू से हम इनको कम कर सकते हैं, हम इनको ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके बीच में इसको यहाँ ऐसे फिट कर देंगे, फिट करके ये वाली जो चीज है इसको मेजरमेंट्स लेंगे। तो अब ये मेजरमेंट कैसे लेंगे, एक जो ये लाइन दिख रही है ना, ये यहाँ पे कहाँ कोइंसाइड हो रही है, एक हम बेस्ट कोइंसिडेंस देखते हैं, फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें वैल्यू मिलती है। तो वो जब आप फिजिक्स लैब में जाओगे प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें बता देंगे। लीस्ट काउंट तो मैं भी सिखा दूंगी आपको कैसे निकालते हैं, बट हाँ वो जो प्रॉपर तरीका है कि ये जो रीडिंग्स कैसे लेनी है, एक तो ये समझ आ गया, ये वाली रीडिंग तो पहली वाली, तो दूसरी आती है बेस्ट कोइंसाइड की, उसको लेना होता है। तो एक हमने ऐसे निकाल लिया। अब दूसरा है, कई बार हमें आउटर, जैसे हमारे पास बीकर है कोई, बीकर में अंदर से कितना वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास में कितना डायमेंशन है वो हमें पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाले जो है ना हमारे जॉ, इनको उसके अंदर फिट करवा दें। ये बीकर है, बीकर में इसको ऐसे उल्टा करके डाल देंगे, जहां वो मैक्सिमम हो जाएगा फिर हम यहां से इसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो हम बीकर का आउटर वाला पार्ट भी हमने मेजर कर लिया, हम इनर भी मेजर कर लेते हैं। अब हमें बीकर की डेप्थ बतानी है कि इसकी डेप्थ मेजर करके बताओ कितनी होगी। तो डेप्थ कैसे मेजर करते हैं, ये यहां दिख रहा है, डेप्थ को मेजर करने के लिए इससे हम डेप्थ मेजर करते हैं। आप इसको इसकी डेप्थ में रखते हो, फिर से इस स्क्रू जो यहाँ पे स्क्रू क्लैंप है इसको आप ऐसे रोटेट करवाते हो, जितना मैंने कहा फॉर एग्जांपल इतनी डेप्थ थी तो यहाँ तक ये आ गया, फिर आप फिर से पहला कोइंसाइड और बेस्ट कोइंसाइड देखते हो और आप अपनी रीडिंग ले लेते हो। तो वर्नियर कैलिपर भी क्या हो गया, एक डायरेक्ट मेथड है हमारे लेंथ को मेजर करने का, आउटर डायमेंशंस, इनर डायमेंशंस, डेप्थ वगैरह इन सब के लिए। देन देयर कम्स स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज में हम क्या करते हैं, कोई वायर है हमारे पास में, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये पेन है, मुझसे पूछा इस पेन की थिकनेस क्या है, तो वो थिकनेस हम वायर की, बहुत पतले पतले वायर, जैसे ये तो बहुत मोटा सा है तो फिर भी मेजरेबल है, लेकिन अगर मैं बहुत पतला सा एक धागा सा दे दूं आपको, या फिर बहुत पतला वायर दे दूं और बोलूं अब इसका डायामीटर बताओ कितना होगा, तो उसको मेजर करना मुश्किल हो जाता है उसका डायामीटर। तो वो हम स्क्रू गॉज की हेल्प से मेजरमेंट करते हैं। स्क्रू गॉज में क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे लगा हुआ होता है ये ऐसे घूमता है, ठीक है, यहां बीच में हम उस वायर को रख लेंगे, इस वाली जगह पे वायर को रख के इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमाएंगे तो ये फिट हो जाएगा, उसके बाद में आगे बढ़ेगा नहीं। फिर यहाँ पे एक ये मेन स्केल होती है, एक ये ऐसे घूमने वाली वर्नियर स्केल होती है ऐसे। तो यहाँ की रीडिंग लेते हैं और हमें उसका डायमीटर पता होगा तो रेडियस निकाल लेंगे उसकी हाफ करके, ऐसे करते हैं।
बट उससे पहले दोनों का ही लीस्ट काउंट निकालना बहुत जरूरी होता है। अब लीस्ट काउंट कैसे निकलता है? स्केल लेके आए हैं कोई? एक स्केल दे दो मुझे। लीस्ट काउंट नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे छोटा काउंट, कितना छोटा ये मेजरमेंट कर सकता है। जैसे मेरे पास में ना ये स्केल है, बाकी जिन जिन के पास स्केल है वो अपने निकाल के रखो ताकि तुम्हें पता रहे कि कैसे इसको मेजरमेंट करना है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ये स्केल है, इस स्केल में लीस्ट काउंट मतलब ये स्केल सबसे छोटा मेजरमेंट कितना कर सकती है, सबसे छोटा। तो हम मेजरमेंट इसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट करना। जीरो के बीच में एक बड़ी सी लाइन है, वहां पे हम कहते हैं कि हमारा 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 पे आते ही 1 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे होता है। लेकिन जीरो के जस्ट बाद में एक छोटी सी लाइन खींच रखी है हमने, वो है इसका लीस्ट काउंट। सबसे छोटा डिस्टेंस तो वही मेजर कर पाएगा ये। अब ये लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होगी वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर ले लो, 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 4 एंड 3, ये लिया। अब आप 4 एंड 3 के बीच में आप देखो ये छोटी छोटी जो लाइंस है उनका नंबर कितना है। तो 4 माइनस 3 डिवाइड बाय कितने काउंट है, छोटी छोटी लाइंस कितनी है 3 और 4 के बीच में, मतलब 10 हो गई वो, 9 10 है ना, 10। तो हम इसको कर देंगे डिवाइड बाय 10। तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 3 1 डिवाइड बाय 10। दिस विल बी द लीस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? 0.1 सेंटीमीटर। दिस विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटर स्केल, मतलब सेंटीमीटर स्केल। इसका लीस्ट काउंट है इतना, सबसे छोटा ये मेजर कर सकता है, उससे छोटा नहीं कर सकता। अगर हमें उससे भी छोटे मेजरमेंट्स करने तो फिर हमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज लेना होगा। ये 14 सेंटीमीटर तक बता देता है। अगर हमें बहुत बड़ी डिस्टेंस देखनी है तो फिर हम मीटर स्केल का यूज करते हैं, फिर हम उससे भी बड़ी है तो हम और दूसरे गैजेट्स होते हैं जिनका यूज करते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट में कोई सा भी दो नंबर ले लेना, 2 एंड 1 लोगे तो 2 माइनस 1, 9 माइनस 8, 7 माइनस 6, ऐसे। और सब में 10 10 ही लाइन है तो सेम ही आएगा, 1/10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। तो हमारे पास में लेंथ के मेजरमेंट में तीन है जो हमारे डायरेक्ट मेथड है। पहला मीटर स्केल, दूसरा वर्नियर कैलिपर, तीसरा स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज आपके एक्सपेरिमेंटल उसके लिए जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के जब पेपर्स दोगे तो ये दोनों आपको मेजरमेंट करवाने होंगे। डेप्थ भी पता करनी होगी, इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, किसी वायर की थिकनेस पता करनी होगी स्क्रू गॉज से। यू विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। मीटर स्केल आप जानते हो क्या होती है। अब है हमारे पास में इनडायरेक्ट मैथड्स। देखो जो इनडायरेक्ट मैथड्स है ना, उनका यूज हम लोग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या आएगा? इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला तो हमारे पास मेथड है मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने क्लास 9th में एको के बारे में सुना था क्या? सुना था। एको में हम क्या करते थे, कोई बोलते थे, वो हमारी आवाज किसी दूरी पे जाके टकराती थी, टकरा के वापस आती थी, और हम कहते थे कि साउंड की स्पीड जो है वो हमें पता है कितनी होती है, उसके बाद में टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम हम कैलकुलेट कर लेते थे। अच्छा मैंने बोला अनुभूति, मैं स्टॉप वॉच ले रखी है, मुझे वापस कब सुनाई दिया, मैंने बंद कर दिया, टाइम पता चल गया मुझे कि इतना टाइम लगा जाकर आने में। टाइम पता है, स्पीड पता है, तो क्या डिस्टेंस पता कर सकते हो? क्या फॉर्मूला लगाओगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा ये। तो ऐसे करके हमने रिफ्लेक्शन के मेथड से एको के बारे में पढ़ा था। अब इसका यूज कहाँ करते थे हम? जैसे कोई नेविगेशन है, समुद्र वगैरह में जाते थे तो वहां मछलियों का झुंड तो नहीं है, तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उनको भेजते थे, फिर वो वापस कितने टाइम में आ रही है,
या साउंड गया टकरा के कितनी में आया, तो इतनी डिस्टेंस पे हो सकता है मछलियों का झुंड हो या कोई आइसबर्ड हो, कुछ भी इस तरह की हो सकता है जो हमारे शिप के लिए, अगर हमारा सिग्नल जाते जा रहा है वापस आ ही नहीं रहा, इसका मतलब रास्ता क्लियर है, हम चलते जा सकते हैं। तो वहां पे यूज करते थे हम रिफ्लेक्शन मेथड। दूसरा रिफ्लेक्शन मेथड कहाँ यूज करते हैं, जैसे ये मेडिकल में किसी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी एनालिसिस करनी है, तो उसके लिए सोनोग्राफी वगैरह यूज करते हैं, तो वो टकरा के जाता है वापस कैसे आएगा, किसी दीवार में कोई क्रैक हो गए तो वो हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से पता कर लेते थे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उनमें डिस्टेंस का मेजरमेंट हो रहा है बाय यूजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, एक मेथड हुआ रिफ्लेक्शन का। दूसरा हमारे पास में मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड जो है उसको हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में हमें पता है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास में हाइपोटेनस है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। अब वो सब लोगों ने आई थिंक सेम ही पढ़ रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, यही पढ़ा है सबने। आपने क्या पढ़ा है? नहीं, सही है आपने, बाकी सबने सेम ही पढ़ा है, ठीक है। तो यहां से हम पता साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके परपेंडिकुलर कितनी है, बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, डिस्टेंस के मेजरमेंट्स हो जाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से। ठीक है, थर्ड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पैरेलक्स मेथड की। दैट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट मैथड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। पैरेलक्स मैथड में बहुत लंबी डिस्टेंसेस पे अगर कोई चीज है तो उसका फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेलक्स मेथड का यूज करते हैं। जैसे कोई बहुत दूरी पे कोई बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये पता करने के लिए हम पैरेलक्स मेथड का यूज कर लेते हैं। कोई स्टार है वो अर्थ से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए वे यूज द पैरेलक्स मेथड। अब पैरेलक्स मेथड में क्या किया जाता है, पैरेलक्स मेथड में देखो हमने कहा फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ पे हमने एक पॉइंट यहाँ ले रखा है ए, हमने एक पॉइंट यहाँ बी ले रखा है और यहाँ पे कोई स्टार है। तो हम क्या करते हैं, एक बार ए पॉइंट से स्टार को देखते हैं, एक बार हम बी पॉइंट से स्टार को देखते हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, और अब क्योंकि स्टार बहुत ज्यादा दूरी पे है, बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो ये एंगल तो बहुत छोटा सा बनेगा और ये वाली डिस्टेंस हमारी स्ट्रेट नहीं होके क्या ये एक आर्क की तरह काम करेगी। तो अगर हमने ये रेडियस ऑफ अर्थ ले रखी है या फिर हमने कोई दो पॉइंट यहाँ ले रखे हैं ए और बी, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो एक छोटे से आर्क की तरह काम कर रही है। ये हमारी जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि स्टार कितनी दूरी पे है, और जो एंगल बन रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हमें थीटा एंगल पता है, हमें आर्क पता है, तो क्या हम उस रेडियस या उस डिस्टेंस को पता कर सकते हैं? तो पैरेलक्स मेथड में भी हम सेम यही वाला मेथड यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब मुझे रेडियस चाहिए तो थीटा नीचे आ जाएगा और आर्क हमारा ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेज ऑफ स्टार विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे। तो जो बहुत दूरी पे हैं वो हम पैरेलक्स मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा साइज कैसे पता करते हैं हम लोग, जो ये हमारी जितनी भी सेलेशियल बॉडीज है इसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं टू फाइंड आउट द साइज ऑफ सेलेशियल बॉडीज। अब एक हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, टाइम है अपने पास, एक बार इसको समझो और ड्रॉ करो। ये जो क्वेश्चन लिखा है ऐसे दिखने में ना बहुत ही बेकार लग रहा है, इतना बेकार ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा क्वेश्चन है बहुत ही इजी सा। बस एक बार डायग्राम बनाने का ट्राई करो, बन रहा है क्या? वैसे इसका डायग्राम भी साथ में ही दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन है उसके साथ इसका डायग्राम दिया हुआ है, बट फिर भी आप एक बार ट्राई कर लो आप कैसा डायग्राम बनाते हो।
पहले हुआ करता था एनसीईआरटी में, आजकल इसको रिमूव कर दिया है तो अब नहीं है। मतलब इतना बेकार सा सवाल है, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया। ऐसे बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि कुछ चीजें तो इसमें ऐसे ही दे रखी है जिनका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बाद में जब ये इसी ने डायग्राम बना के दिया है तो उसमें उन चीजों का सेंस ही नहीं है। बट फिर भी ट्राई कर लो एक बार। नीरज, ये वाला डायग्राम बनाया आपने, इसी का है ये? ठीक है, अनुभूति आपने कैसा बनाया है, दिखाना। ठीक है, दिया। नहीं बना डायग्राम? हाँ नहीं, सही बन रहा है, ये सही है। हाँ, सही है। थोड़ा सा और ट्राई कर लो इसमें। देवांश, सही कर रहे हो, यथार्थ सही कर रहे हो बेटा, ऐसे ही बनेगा। हर्ष, दिखाना। हाँ, ऐसे इसी तरह से ही बनेगा। अनुभूति ने कैसा बनाया, दिखाना एक बार मुझे। अच्छा, अभी बनाया नहीं है आपने, ठीक है। नीरज का ठीक ठीक है, बस एक चीज गड़बड़ है। वो इसलिए गड़बड़ है क्योंकि इसने जबरदस्ती वो चीज लिख रखी है, वो उसका कोई यूज नहीं था, बट ऐसे ही लिखा है इसलिए ऐसा हुआ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। एक कोई टावर है, उसका डिस्टेंस ये फाइंड आउट करना चाहता है। तो हमने कहा ये कोई एक टावर है, कलर दूसरा लेती हूँ। हमने एक कोई टावर ले रखा है, इसका इसको डिस्टेंस पता करना है। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। ये इसके फ्रंट में यहाँ पे खड़ा होता है, ये टावर हमारा सी है। एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विद ए सी। ए सी की लाइन में यहाँ पे कोई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जिसको ये देख रहा है। अब देखो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे चांद है, चांद आप अजमेर में देख रहे हो आपको वहीं दिख रहा है, आप जयपुर जा रहे हो आपको वो वहीं दिख रहा है, आप जोधपुर जाओगे आपको वो वहीं दिखेगा। तो मतलब उसकी पोजीशन थोड़े चेंज हो रही है, जबकि आप तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, बट वो जो चांद है वो तो वहीं का वहीं रहेगा। अगर इसने यहां से इसको इधर देखा है तो मतलब अगर वो कहीं और जाके भी देखेगा तो भी ये इसको यहीं दिखेगा, वो तो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, क्योंकि नीचे वाली डिस्टेंसेस उसके लिए इतनी छोटी है कि उसपे फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो सेम लोकेशन बता रहा है। आगे क्या बोला है इसने, देन ही वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी। अब ये हमारा ए सी है, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी, एक बी पॉइंट तक जाता है। 100 मीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ 100 मीटर लिख देते हैं अपन, 100 मीटर की डिस्टेंस तक जाता है। एंड लुक्स एट सी एंड ओ अगेन। अब ये सी को भी देख रहा है और ये ओ को भी देख रहा है, दोनों को देख रहा है यहां से, ठीक है। आगे इसने बोला सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट द डायरेक्शन बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ। सेम ही रहेगा क्योंकि दूर पे है तो प्रैक्टिकली उसका कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट सी शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाय एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री।
हम कहते हैं लेकिन क्योंकि ये टावर तो हमारा धरती के ऊपर ही है और छोटा ही है, यहां से इसको ऐसे सीधा सीधा ऐसे दिख रहा था, लेकिन ये 100 मीटर पे जाके यहां देखेगा तो इसको कुछ ऐसे टिल्ट होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जब ये देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 40 डिग्री, 40 डिग्री का एंगल के साथ में ये दिखाई दे रहा है। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ए। अब हमें इस AC का टावर का डिस्टेंस पता करना है कितना होगा। तो देखो अपने पास में आपको ये जो बेस है वो दे रखा है, परपेंडिकुलर आपसे पूछा है, आपके पास में ये जो एंगल है दैट इज 40 डिग्री। तो हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, इसको हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से एंगल बन रहा है हमारे पास में। बट अब ये क्योंकि हमारा थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाली मैथ्स में एक पढ़ते हो ना वो कुछ इस तरह से आप, तो ये वाले दोनों एंगल सेम होते हैं ऐसे, है ना। तो ये दोनों एंगल सेम है, तो अब मतलब ये वाला जो है इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। अब आप इसमें जो लग रहा है मतलब देख लेना कौन सा वाला लग रहा है। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन है, 10, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना दे रखा है, 40 डिग्री, तो हम टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा AB, बेस है हमारा AC। AB की वैल्यू 100 दे रखी है, AC हमें फाइंड आउट करना है, और ये है 40 डिग्री। हम इसको इधर लेके चले जाएंगे तो AC हमारे पास आ गया 100 डिवाइड बाय 1040। 1040 की वैल्यू दे रखी है 0.8391, तो डिस्टेंस AC हमारे पास 119 मीटर आ जाएगी। बस ऐसे ही करना था, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करी हमने। तो डायरेक्ट मेथड्स कौन से हैं, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। इनडायरेक्ट मेथड रिफ्लेक्शन का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, पैरेलैक्स वाला है। ये हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला यूज किया है। पैरेलैक्स मेथड के कुछ क्वेश्चंस कर लें एक बार, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड के क्वेश्चन में आप सबसे पहले लिखिए, लिखना स्टार्ट करो, द sun's angular diameter, the sun angular diameter is measured to be the sun angular diameter is measured to be 1920 सेकेंड्स। अब देखो मैंने आपको हर बार बोला है कि जैसे ही आपको कोई भी यूनिट ऐसी दिखेगी जो SI सिस्टम में नहीं है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमें सेकंड में दिया है तो किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें कुछ हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया था कि एक सेकंड में इतने रेडियन होते हैं, तो 1920 सेकंड में कितने हो जाएंगे, वो उसका वो डिवाइड करके ऐसे कर लेंगे। अब मैं आपको एक बार लिखवाती हूँ, 1 सेकंड में होते हैं, 1 सेकंड में लिखो कितने रेडियन है, 1 सेकंड में है 4.85, 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अगर 1 सेकंड में इतना रेडियन है तो 1920 सेकंड में कितने रेडियन हो गए, जल्दी से निकाल के बता दो मुझे एक बार। 1920 सेकेंड्स में बताना है आपको। दिस विल बी 4.85 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 920 रेडियन, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो एक कन्वर्जन हमने कर लिया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। अब अर्थ से जो सन का डिस्टेंस है वो दे रखा है हमें, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, ये हमें दिया हुआ है
1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, डी इज इक्वल्स टू, ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सन, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सन, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सन। अब सबसे पहला काम है फोटो बनाओ, फोटो बनाओ कि क्या हो रहा है। अर्थ है, अर्थ से सन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितनी है, उसके बाद में एंगल कितना बन रहा है वो बता रखा है। अब आपको सन का डायामीटर बनाना है, तो पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो। कैसा डायग्राम है इसमें, यहाँ पे अगर सन है, यहाँ पे अर्थ है, ये इसका डायामीटर है, ये एंगल दे रखा है आपको, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, ये वाली डी डिस्टेंस दे रखी है। अब आपसे ये डायामीटर पूछा है, तो बताओ पता कर सकते हो क्या इसको। डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा भाई, एक एंगल दे रखा है, आपको डिस्टेंस दे रखी है, और अब आपसे वो डायामीटर, तो डायामीटर क्या एक आर्क के जैसा नहीं हो जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है, आर्क पूछा है। जल्दी से ट्राई कर लो एक बार। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क कितने के बराबर हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस के बराबर। थीटा कितना दी अपने पास में, 4.85 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 920, इसके बराबर तो थीटा है। और रेडियस कितनी दे रखी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस, इसे एक तो आर बोलेंगे अगर हम इसको पूरे को इस तरह से एक सर्किल की तरह कंसीडर करते हैं तो। मतलब डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम जब दिमाग में बनेगा, आपकी कॉपी में बनेगा, तो जाके आपको चीजें क्लियर होने लगेगी कि कैसा है ये। इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर से। मैथ्स तो कर ही लोगे। हो जाएगा सबसे, मैथ्स करवाने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो सब जल्दी से। जल्दी से लिखेंगे होमवर्क में क्वेश्चन, खुद से ट्राई करना है, इधर उधर से नहीं देखना है, नहीं आएगा समझ में तो यहाँ पे कर लेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑब्जर्व्स दैट, अ पर्सन ऑब्जर्व्स दैट the full length of a train, that the full length of a train subtends an angle of 15 degree, an angle of 15 degree if the distance between the, if the distance between the train and the person is, train and the person is 3 kilometer, if the distance between the train and the person is 3 kilometer, then what is the length of the train, then what is the length of the train। ब्रैकेट में लिख लो यूज पैरेलैक्स मैथड, यूज
पैरेलैक्स मेथड। बहुत इजी क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू अगर आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, पाई में भी अगर आंसर आएगा ना तो भी सही रहेगा। 3.14 मत लिखना, पाई की वैल्यू कर लो, 2 मिनट का ही तो सवाल है। पहले तो डायग्राम बनाओ सब इसका। डायग्राम सही बनाया है अनुभूति? आपने भी सही बनाया है? आप भी सही बना रहे हो? दिया का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बना रहे हो आप? पेंसिल से बनाया ना, हल्की पेंसिल है तो बिना चश्मे के दिखता नहीं है मुझे। मतलब वो तुम्हारे डायग्राम में दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं दिखता दूर का। चलो फिर आज इतना ही करते हैं।